हाँ, तो ध्यान दो, कल तक मैं ये लेंस इक्वेशन का डेरिवेशन में करवा चुका था। इसका पहला केस मैंने करवा दिया था फॉर द रियल इमेज ऑफ कन्वेक्स लेंस। लेंस इक्वेशन सभी को पता है, 1/f इक्वल टू माइनस का 1/u प्लस में 1/v आता है। इसके मैंने दो स्टेप बताए थे, किसी को याद है वो कौन से दो स्टेप बताए थे मैंने? क्या देखना पड़ता है आपको यहाँ पे? दो ट्राइंगल को, यानी कि सिमिलर प्रूव करना। हाँ जी, दो पेयर दो ऑफ, दो ट्रायंगल को दो बार सिमिलर प्रूव करना होता हाँ जी, दो अलग अलग पेयर्स को हमें सिमिलरिटी प्रूव करना होता है। और नॉर्मली हमेशा ये दो पेयर्स बनते हैं हमेशा हर एक में, अगर तुम नाम एज इट इज देते हो तो ट्राइंगल के यही दो पेयर बनते हैं हमेशा। इन दो पेयर से आप करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज में निकाल लो, फिर 1 2 को कंपेयर करके आपके पास ये वाली इक्वेशन आती है। देन उसके बाद साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। देन फाइनली डिवाइड बोथ साइड बाय यूबीएफ करते ही फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो अब यही चीजें हम अगले केसेज में भी फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा केस है फॉर वर्चुअल इमेज ऑफ कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस का ही सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का ही केस देखेंगे हम, मगर अब उसकी वर्चुअल इमेज के लिए। तो ध्यान दो कैसे वर्चुअल इमेज के लिए सबसे पहले उसका रे डायग्राम बनाना आना चाहिए तुम्हें। कोई बताएगा वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे या बियॉन्ड रखेंगे? बोलिए। सर बीच में। दोनों के बीच में ना, जो पैरेलल रे जाएगी वो कहां से पास करेगी? इसके फोकस से पास करेगी, फोकस। और जो सी से पास होगी वो सीधी निकल जाएगी इसमें में, इसमें में। तो आप देखो तो ये पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देगी दोनों की दोनों रे आपको। ये रे यहाँ पे इसमें में। तो अब ये क्या बन गया? उसकी इमेज बन गया। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है। ये दो ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास यू होता है हमेशा, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? वी। वी। एफ है तो आगे याद रखना कॉन्वेक्स में हमेशा राइट साइड का फोकस लिया जाता है। ये हो गया एफ। तो यहाँ पे भी टू प्रूव क्या है? टू प्रूव माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f। अच्छा, ये फॉर्मूला ना हमेशा सेम रहेगा, चाहे रियल इमेज बनाओ या वर्चुअल इमेज बनाओ, चाहे मैं कॉन्केव लेंस लूं या फिर कॉन्वेक्स लेंस लूं, ये फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होंगे, ये याद रखना। ठीक ना? तो इसमें ध्यान दो, सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट क्या लेंगे? कोई बताएगा क्या कंस्ट्रक्ट किया था हमने यहाँ पे? परपेंडिकुलर एनसी। हाँ जी, एनसी को आप मिलाओगे, आप ज्वाइन कहेंगे, ज्वाइन एनसी को। ठीक ना? ना, अब बारी बारी ट्राइंगल लेंगे हम। सबसे पहले कौन से दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखाई दे रहे? कोई बताएगा मुझे कौन से दो ट्राइंगल? ए बी सी हाँ, बी सी एन। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। कौन कौन सा? ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है ए डैश बी डैश सी के। क्यों है सिमिलर? क्योंकि दोनों का एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश होगा, ईच 90 का होगा ये। एंड क्या भाई, एंगल सी दोनों में कॉमन है। एंगल सी क्या है? कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली अब मेरे पास क्या बनेगा? इस वाली साइड का बड़ी वाली का अगर मैं देखूं तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय छोटी वाली का ए बी इक्वल टू, बड़ी वाले का बेस देख लो तो ए डैश सी हो गया, तो छोटे वाले का बेस क्या होगा? बोलेगा भाई, बोलिए बोलिए बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? बोलिए। एसी। एसी। क्योंकि ध्यान दो, अगर पहले का परपेंडिकुलर तो दूसरे का भी परपेंडिकुलर लूंगा, पहले का अगर बेस लेता हूं तो दूसरे का भी बेस लूंगा मैं। ठीक है, दूसरे का भी बेस लूंगा मैं। ठीक है ना? अब आगे ध्यान दो ना, अगेन अगर मैं इन ट्राइंगल
भाई ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 1। अब अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, कौन कौन सा वाला भाई, ट्राइंगल NCF एंड ट्राइंगल, एक तो हो गया NCF हो गया, और दूसरा कौन सा होगा, B'A'F। इसमें आप देखोगे तो कौन से दो एंगल इक्वल है, इसका एंगल C और दूसरे वाले का एंगल A', दोनों ईच 90 का है, और एंगल F कॉमन एंगल है ना भाई, एंगल F दोनों में सेम है, कॉमन एंगल है। तो ये दो चीजें आपके पास इक्वल आ गई, तो सिमिलर हो गई ये दोनों ट्राइंगल आपस में। अब अगर ये सिमिलर है तो पहले वाले का अगर मैं देता हूँ A', B', तो दूसरे वाले का लूंगा NC, क्रॉसपॉन्डिंग साइड में। तो अगर पहले वाले का बेस लेता हूं मैं A', तो दूसरे वाले का भी बेस लूंगा कौन सा, CF। अब तुम्हें पता है कि सिंस आपको ये भी पता होना चाहिए कि NC किसके इक्वल है, AB के इक्वल है या नहीं है, बताइए मुझे, है या नहीं है भाई। ये AB और NC दोनों पैरेलल है, तो ऑब्वियसली इक्वल होंगी साइड। यस सर। तो अगर दोनों इक्वल है तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं मैं, तो देयरफॉर मेरे पास क्या बनेगा, A', B' डिवाइड बाई NC। NC कितना है, AB है। दिस इज इक्वल टू A', F डिवाइड बाई CF। इसे नंबर दे दो 2 ना। अब अगर कंपेयर कर दूं मैं, कंपेयरिंग 1 and 2, तो मेरे पास क्या बनेगा, कोई बताएगा, A', डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू कितना आ गया, A', F डिवाइड बाई CF होगा। इसे नंबर दे दो 3। नाउ यूज कर दो साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं तो कोई बताएगा A', किसके इक्वल होगा, बोलिए, A', बोलिए बेटा, माइनस का बी, माइनस का बी। और AC किसके इक्वल होगा, माइनस का -B U। और U CF, हाँ जी, CF किसके इक्वल होगा, बोलिए, +F प्लस का F। बहुत बढ़िया। और A', किसके इक्वल होगा, ध्यान दे, A', यहां से लेके यहां तक की साइड है, तो आप A', प्लस में CF लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, A', प्लस में CF लिख सकते हैं। अब कोई बताएगा A', कितना है, A', है माइनस का V, और CF है प्लस का F। तो पुट कर दो ये थर्ड में, पुट इन थर्ड। तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, A', की जगह क्या आएगा, माइनस का V, इसकी जगह AC की जगह माइनस का U इजिकल टू A', की जगह A', की जगह देखना क्या आएगा, माइनस का V प्लस का F डिवाइड बाय CF की जगह क्या आएगा भाई, बोलिए ना, F। नो, अब ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो क्या आएगा, माइनस का VF इजिकल टू माइनस का माइनस माइनस प्लस का UB माइनस का UF, यही आएगा। नाउ क्या करना चाहिए, अब कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए, लास्ट स्टेप याद करने को बोला था, डिवाइड बाय UVF। हाँ जी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVF। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, यह आ जाएगा माइनस का 1/U, यह आ जाएगा 1/F, और यह आ जाएगा 1/V। ना V वाले को एक तरफ भेज दो, तो आप देखोगे तो माइनस का 1/U प्लस का 1/V इजिकल टू 1/F। क्या प्रूव हो चुका है, कोई डाउट है किसी को, बताइए मुझे। नो सर। ठीक हो जाएगा ये था कन्वेक्स लेंस का। एक इसका लास्ट केस वो बच गया, कॉनकेव वाला। ये बताओ मुझे, करते तो मैं आगे बढ़ू, अदरवाइज ऐसे भी प्रूव करूं, क्योंकि सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है। यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये छोटे वाला, कौन सा है ये A', और दूसरे वाला ये बड़े वाला कौन सा है, ABC दिखाई दे रहा है।
तो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल सिमिलरिटी कैसे, दोनों एंगल इक्वल है तो सिमिलर हो गए तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें बनेगा a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ab इक्वल टू इसका बेस हो गया a डैश c डिवाइड बाय इसका बेस हो गया ac। हाँ जी यही होगा ना, नंबर इज 1। अब दूसरी बार कौन सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको सिमिलर, देखो एक बार सेकंड टाइम में आपको कौन सा सिमिलर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, बोलिए बेटा। ये वाला कौन सा, ये एफ ए डैश बी डैश और एफ सी एन। तो अगर ये दोनों, एक तो एंगल एफ कॉमन है और एक ये वाला एंगल दोनों 90 90 का है, तो सिमिलरिटी है। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एन सी इज इक्वल टू ए डैश एफ डिवाइडेड बाय एफ सी, यही होगा ना। और एन सी किसके इक्वल है, तो वापस ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एन सी किसके इक्वल है, ए बी के डिवाइड बाय ए डैश एफ डिवाइड बाय एफ सी, नंबर 2। और फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा, कोई बताएगा? 1 and 2 से ए डैश सी डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, ए डैश एफ डिवाइडेड बाय एफ सी। नाउ साइन कन्वेंशन यूज करोगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं तो मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, ए डैश सी, कोई बताएगा ए डैश सी कितना है? ए डैश सी ये वाली डिस्टेंस है, बोलिए ना, माइनस का यू है या बी है, बोलिए बेटा। माइनस का बी। और एसी अगर देखो तो एसी कितना है, ये वाली डिस्टेंस बोलिए, यहाँ से यहाँ माइनस यू, माइनस का यू। एफ सी आपको पता है ये वाला माइनस एफ। हाँ जी, यहाँ पे ये माइनस का होता है क्योंकि कॉनकेव है। और ए डैश एफ की बात करता हूं तो ए डैश एफ देखो तो एफ सी में से माइनस हो गया है ए डैश सी। अब एफ सी क्या है, माइनस का एफ में से माइनस होगा ये माइनस का बी, तो एक्चुअली ये क्या आ गया, माइनस का एफ प्लस का बी आ गया। ना पुट कर दो सभी को 3 में, पुट इन 3, तो मेरे पास क्या बनेगा देखना एक बार, ये आ गया माइनस का v डिवाइड बाई माइनस का u इजिकल टू ए डैश एफ की जगह कितना आ गया, माइनस का f प्लस का b आ गया, है ना, डिवाइडेड बाय एफ सी की जगह क्या आएगा, माइनस का f आएगा। ना मल्टीप्लाई क्यों तो क्या आएगा, वी एफ इजिकल टू यू एफ माइनस का यू वी आएगा। ना डिवाइड किससे भी, बोलिए ना, यूवीएफ से, तो कितना है 1/u इजिकल टू 1/v माइनस का 1/f। f वाले यहाँ पे भेज दो, u वाला यहाँ पे ले आओ, तो क्या प्रूव हो चुका है 1/f इजिकल टू माइनस का 1/u प्लस का 1/v। हाँ जी हो जाएगा ना, बताइए मुझे। यस सर। ठीक, तो ये तीनों केस खत्म कर दिए मैंने। ये तीनों केस में से कोई भी एक केस आ जाता है, ये डेरिवेशन ना आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो आपको लिख के देखना चाहिए। सीबीएसई के सैंपल पेपर आ चुके हैं, तो इस बार सब्जेक्टिव पेपर ही होना है, तो रिटर्न प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है ना, कोई डाउट है? आगे बढ़े। यस सर। ठीक, नो अगला टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से समझना। टॉपिक क्या बताया मैंने, पावर ऑफ लेंस। एक्चुअली पावर ऑफ लेंस क्या मेजर करता है, इट मेजर द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। कोई चीज कितना ज्यादा कन्वर्ट या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है उसे मेजर करता है। तो पता होना चाहिए द पावर ऑफ लेंस measure the degree of क्या भाई, degree of convergence and divergence। ध्यान दो कैसे, ध्यान से देखना चाहिए। अगर मान लो ये मेरे पास कोई एक लेंस है, अगर मैं इस केस में इसका फोकल यहां पे मान लो सपोज को, तो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगी,
कोई बताएगा? फोकस से फोकस से इसमें में फोकस से पास करेगा। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि भाई इसका फोकस यहां पे हो जाए इस जगह पे, तो ये यूं कन्वर्ज करेगा। अच्छा ये बताइए ज्यादा तेज कौन सा कन्वर्ज कर रहा है, एफ डैश वाला या एफ वाला? डैश वाला। एफ डैश वाला। मतलब जितनी कम फोकल लेंथ होगी उसकी, उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा। तो पता होना चाहिए numerically the power of lens is defined as the reciprocal of the focal length of the lens। कोई बताएगा क्या डिफाइन करोगे? पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करोगे, बोलिए मुझे। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हाँ जी, दैट इज मैंने क्या बताया, जो पावर ऑफ लेंस है P इक्वल टू कितना हो गया 1/f। याद रखना इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूँ तो इसकी एसआई यूनिट बनती है डायोप्टर। और पता होना चाहिए कि 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स होता है। 1 डायोप्टर कितना होता है अभी याद करो? 1 मीटर इनवर्स। 1 मीटर इनवर्स। अच्छा ये तो मैंने इसमें बताया था। अगर मैं कन्वेक्स लेंस में भी देखूं तो मैं क्या देखूंगा कि मान लो ये कोई रे गई, ये पैरेलल रे जा रही है, 1 2, इसका फोकस यहाँ पे है, तो ये इस जगह से क्या कहेगी, डाइवर्ज करती हुई दिखाई देगी इसमें, इस जगह से डाइवर्ज करती हुई दिखाई देगी। नो, अगर मैं सपोज करूं कि इसका फोकल लेंथ कम है, यानी कि यहाँ पे एफ डैश, तो आप देखो तो इस जगह से ये डाइवर्ज करती हुई दिखाई देगी। नो, टेल मी कौन सी ज्यादा डाइवर्ज कर रही है, स्मॉल फोकल लेंथ वाली या फोकल लेंथ वाली? स्मॉल फोकल लेंथ। हाँ, तो इससे फ्रॉम फिगर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट smaller the focal length, जितना कम फोकल लेंथ होगा, स्मॉलर द फोकल लेंथ, क्या होगा अभी आगे, मोर इज व्हाट, Power. मोर इज द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द रे। उतनी ही ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी, एंड हेंस मोर इज पावर ऑफ लेंस। तो इस वजह से आप पता चलता है कि उतनी ही ज्यादा पावर ऑफ लेंस होगी। तो याद रखना जितना स्मॉल फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर ऑफ लेंस। याद है जाएगा, बताइए मुझे। बोली बेटा। ठीक ना, इसके बाद आता है तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ध्यान दो क्या है। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी लेंस है मेरे पास, पहले केस में इफ टू थिन लेंस of focal length f1 f2 are in contact with each other, as shown in figure, ध्यान दो किस वे में, अगर मान लो एक ये लेंस है तुम्हारे पास, दूसरा ये लेंस है, ये दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ है f1, दूसरे का फोकल लेंथ है f2। ये दो लेंसेज हैं
और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देन देयर इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा याद रखना, देन देयर इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा भी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2 होगा। ये होगा दोनों का इफेक्टिव फोकल लेंथ। कोई डाउट है? याद है जाएगा बताइए मुझे। इसका प्रूफ भी बताएंगे, फिलहाल फॉर्मूला याद हो जाएगा, बताइए ना मुझे। सर बिल्कुल। ठीक है, इसका प्रूफ ध्यान दो क्या है। कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आ जाए या कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस आ जाए, तो पहले वाले लेंस का मान लो इमेज यहाँ पे बना आई ड्रेस, पहले वाले की इमेज दूसरे वाले की के लिए क्या यूज, कैसे यूज होगा वो? ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। हाँ जी, एज ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। पहले वाले का इमेज मान लो वीडेस पे बना, वो दूसरे वाले के लिए, इस वाली लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इसकी फाइनल इमेज कहाँ पे बन जाएगी? मान लो यहाँ पे बनेगी। ये है फाइनल इमेज आई, जो कि अगेन वी पॉइंट है। तो मुझे इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान दो। सबसे पहले मैं फॉर द फर्स्ट लेंस की बात करता हूँ। फॉर द फर्स्ट लेंस, पहले लेंस के लिए द रे डायग्राम इज शोन इन फिगर। इज शोन इन फिगर। तो पहले वाले लेंस के लिए आप यूज करोगे 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f1, क्योंकि पहले वाले का फोकल लेंथ है f1, और v यहाँ पे क्या है? v डैश है, नंबर दे दो 1। v यहाँ पे क्या है? v डैश है। कोई डाउट है यहाँ तक? बताइए मुझे, बोलो बेटा। सर हाँ बोलिए, बोलो बेटा, किसने कुछ पूछा था? सर जैसे यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी जो रे जा रही है, हाँ फिर उसके बाद वो दूसरे वाले लेंस से भी टकरा के बैंड नहीं हुई है। टकराएगा, मगर हम पहले एक की बात करते हैं। ये वाला रे गया और सीधा इसकी इमेज बन गई आई डैश पे, ये आई डैश पे इमेज बन गई इसकी, तो आई डैश पे बन गई ना अब इमेज। तो पहले वाले लेंस के लिए हमने ये इक्वेशन यूज कर दिया। नाउ अब फॉर सेकंड रे के लिए, नाउ फॉर सेकंड रे लेंस के लिए द आई डैश जो होगा वो बिहेव करेगा एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, एंड फॉर्मिंग फाइनल इमेज कहां पे भी? फाइनल इमेज एट आई पे, ठीक ना। तो देयरफॉर अब फॉर सेकंड लेंस के लिए अगर मैं बात करता हूं, सेकंड लेंस के लिए तो क्या बनेगा भाई? माइनस का 1/u, u की जगह क्या आएगा? v डैश, प्लस का 1/ फाइनल v पे ही बना है इक्वल टू 1/f2। कोई डाउट है यहां तक? बताइए मुझे, बोलो बेटा। बोलिए बेटा। नो नो सर। ये हमेशा कंसेप्ट याद रखो, कल भी हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में भी यही कंसेप्ट बताया था। कभी भी दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन आ जाता है, एक का इमेज दूसरे के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है ना। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। जब मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2, ये आएगा। अब तुम्हें ये भी पता है कि सिंस माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू कितना होता है? 1/f, where f क्या? इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, where f इज इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। क्यों है भैया इफेक्टिव फोकल लेंथ? ध्यान से समझना क्यों है, वजह क्या है इसकी? क्योंकि इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट ये फाइनल इमेज ही है, तो u ऑफ v की टर्म में होगा इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ ये हो गया, तो देयरफॉर मेरे पास क्या आ गया? 1/f इक्वल टू कितना आ गया? 1/f1 प्लस में 1/f2, हेंस प्रूव्ड। याद है जाएगा? बताइए मुझे, बोलिए, बोलिए बेटा।
भाई ये इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया, तो 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस में 1/f2। कोई डाउट है पुनीत? कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक। नाउ अगर मैं इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालू, इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालू, तो तुम्हें पता है कि पावर एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया P, तो ये क्या हो गया P1 प्लस में P2। तो इफेक्टिव पावर कितना आएगा, कोई बताएगा? P1 प्लस में P2। कोई डाउट है बताइए? हाँ जी, कोई डाउट? सर। ठीक, तो ये आ गया इफेक्टिव पावर। अच्छा, एक सेकंड केस और ध्यान दो। अगर मैं कहता हूं कि इफ द लेंसेज आर एट स्मॉल x डिस्टेंस सेपरेशन। सर एक बार दोबारा बताओगे, मैं जरा बीच में लीव हो गया था सर। कुछ नहीं था बेटा, तुम पहले ही इतना समझ ही चुके थे कि एक का इमेज यानी कि पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो पहले वाले की इक्वेशन हमने ये बना दी। अब दूसरे पहले वाले की जो इमेज थी ना, वो दूसरे वाले के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बन गया। तो दूसरे वाले के लिए इक्वेशन ये बना दी, और फाइनल इसकी पोजीशन आ गई वी पे। दोनों का ऐड कर दिया, इससे ये कट गया, तो माइनस का 1/u और प्लस का 1/v आ गया। यहाँ पे 1/f1 प्लस में 1/f2। अब ये u ऑब्जेक्ट हो गया और ये v फाइनल इमेज हो गया। तो ये क्या देना चाहिए? इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द लेंस देना चाहिए। तो बस इसकी सर। जगह 1/f हो गया, 1/f1 प्लस में 1/f2 हो गया। और पावर की बात करूं तो 1/f क्या होता है? पावर होता है। तो पावर इज इक्वल टू P1 प्लस में P2 आ गया। नाउ अब अगर मैं दूसरा केस देखूं कि अगर कोई लेंसेज, दो लेंसेज है और दोनों के बीच में स्मॉल सेपरेशन है x, इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2, और तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा? तो तुम्हें पता है 1/, इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा? 1/f1 प्लस में 1/f2 माइनस में x इंटू में f1 f2। ये फॉर्मूला होगा, याद रखना, अगर तुम्हें स्मॉल गैप दिया हुआ है। हालांकि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन में आता है, सीबीएसई में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला है। कोई डाउट है बताइए मुझे? नो सर सर। नीचे क्या है सर? यहाँ पे x/f1 हाँ, f2। x/f1 f2 है। और अगर मैं इफेक्टिव पावर निकालू यहाँ पे, इफेक्टिव पावर, तो पावर P इक्वल टू कितना आ गया बोलो? P1 प्लस में बोलना P2 माइनस में x P1 P2। क्या यही आएगा बताइए मुझे? क्या यही आएगा ना भाई? रेसिप्रोकल, ये पहले वाले की पावर हो गई, ये दूसरे वाले की पावर हो गई, ये पहले वाले की पावर डिवाइड में दूसरे वाले की पावर, तो यही आएगा ना? बोलिए बेटा। यस सर। ठीक, तो ये था तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस। नाउ इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। दिस इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहीं पे देख लीजिए, छोटा सा ये बताओ चाहिए, द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस मींस हाउ मैग्निफाइड इमेज, हाउ मैग्निफाइड या फिर शॉर्टर, कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेंस। समझो आ गया? मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज किसी ऑब्जेक्ट की लेंस के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं आप। और न्यूमेरिकली याद रखना, ध्यान दो, जिसे मान लो कोई भी लेंस ये है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई, ये ए बी ऑब्जेक्ट था, ये उसकी इमेज ए डैश बी डैश है। तो इमेज की हाइट मान लो, साइज मान लो h डैश है, ऑब्जेक्ट की साइज मान लो h है। तो आपको पता होना चाहिए जो मैग्निफिकेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई डाउट है बताइए मुझे? नो सर। हाँ, तो ये भी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज formed by the lens to the size of object, that is m is equal to h dash by h। अब ध्यान दो, यहाँ पे h dash एक्चुअली कितना है? a dash b dash डिवाइडेड बाय h कितना है? ab।
तुम्हें याद है हमने सिमिलैरिटी प्रूव करके देखा था, ये सी पॉइंट गया था, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थी, सिमिलर, और सिमिलर होने की वजह से ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल आया था इसका बेस, बेस क्या है ए डैश सी डिवाइडेड बाय इसका बेस, ये इसका बेस क्या है ए सी। तो आप मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला दे सकते हैं, दिस इज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी एंड ऑल्सो इक्वल टू ए डैश सी डिवाइडेड बाय ए सी। अब ए डैश सी क्या है यहाँ पे माइनस का बी है और ए सी क्या है माइनस का यू है, तो ये भी फॉर्मूला होता है आपके पास मैग्निफिकेशन का। कोई डाउट है बताइए मुझे। सर अगर एक No, जनरल sir. फॉर्म में बोले तो इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी बोल सकते हैं ना? हाँ जी, ये कह सकते हो। अच्छा यहाँ पे ना मैंने गलत ले लिया साइन कन्वेंशन में, तो मैं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे v क्या है, प्लस का या माइनस का? प्लस का। v प्लस का है, u माइनस का है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, याद है जाएगा, बताइए मुझे। यस सर। हाँ, मैग्नीट्यूड में ये फॉर्मूला हो गया b बाई यू, मोड में ले लेना मैग्नीट्यूड में। अब इसके बाद में ना ये न्यूमेरिकल नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये न्यूमेरिकल नोट्स? पता होना चाहिए फॉर रियल इमेज के लिए v की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। अच्छा इस साइड में बना है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, ये मैं ठीक करवा रहा हूँ, ध्यान दो। पता होना चाहिए फॉर रियल इमेज के लिए, कोई बताएगा v क्या होगा? रियल इमेज हमेशा इस साइड में बनती है ना, तो रियल इमेज के लिए v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद है जाएगा, बताइए मुझे। एंड फॉर वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनती है, बैक साइड में बनती है, इस साइड में, यहाँ पे v क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक चीज ये याद रखोगे। दूसरा, फॉर मैग्नीफाइंग इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, मोर देन वन होना चाहिए, पता ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश बाई एच, और मैं चाहता हूं कि बड़ी इमेज बने। बड़ी इमेज कब बनेगी, जब एच डैश शुड बी मोर देन एच होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और डिमिनिश इमेज के लिए ये लेस देन वन होगा, यानी कि एच डैश छोटा होगा एस से। तो ये दोनों चीजें भी याद होनी चाहिए। डिमिनिश इमेज के लिए आपको m की वैल्यू क्या दिखानी है, लेस देन वन, और मैग्नीफाइंग इमेज के लिए m की वैल्यू मोर देन वन। ये न्यूमेरिकल में काम आती है चीजें, याद है जाएगा, बताइए मुझे। यस सर। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन ध्यान दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है वो क्वेश्चन। ध्यान सर आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे ना सर, या फिर कल करेंगे? कल से स्टार्ट होगा बेटा, आज तो मैं वहां तक खत्म करूंगा जहां तक इस वीक में हो चुका है, और अभी पूरी 1 घंटे की क्लास बची हुई है। अगर मैं देखूं तो अभी पेज में स्टार्ट करना है, इसके बाद यानी कि एक क्लास और बचेगी, वही आधे घंटे के अंदर हो जाएगा, आधे से पौना घंटा, तो अभी टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन है तुम्हारे पास अगला, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप के काफी क्वेश्चन है, कल मैं डीटीपी में भी दूंगा इसके। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यूजिंग लेंस इक्वेशन, using lens equation prove that for convex lens, if an object is in between, किस किस के बीच में भी, if an object is in between principal focus and optical center, तो इमेज कैसी बनेगी, then image form is कैसी होगी, कोई बताएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एनलार्ज होगी। ध्यान दो, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट तो होगी, वर्चुअल प्रूव कर दोगे तो अपने आप इरेक्ट हो गया, और बड़ी भी प्रूव करना है
वर्चुअल प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, कोई बताएगा? वर्चुअल प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको v की वैल्यू क्या दिखानी पड़ेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और एनलार्ज प्रूव करने के लिए m की वैल्यू मोर देन 1 दिखानी पड़ेगी। ये दो स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, समझ में आ रहा है? मैंने पीछे बताया था कि वर्चुअल इमेज के लिए v को आपको क्या दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव, और एनलार्ज इमेज के लिए m को क्या दिखाना पड़ेगा, मोर देन 1। कोई डाउट है? बताइए बेटा जी, कोई डाउट है? नो सर। हाँ, अब इस क्वेश्चन का प्रूफ कैसे होगा ध्यान से देखना। रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग तो मुझे पता है, रे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो मुझे ये पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसकी इमेज पीछे की ओर बनेगी और बड़ी बनेगी, है ना? ऐसे ही था ना भाई ना। अब मुझे ये लेंस इक्वेशन से प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये चीज तो हो गया आपके पास वी यू, ऑब्जेक्ट की पोजिशन, और ये हो गया फोकल लेंथ। या तो इसे भी फोकल लेंथ कह सकते हैं, इसे भी फोकल लेंथ कह सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए मुझे कि फोकल लेंथ बड़ी है या यू बड़ा है? क्या बड़ा है, एफ बड़ा है या यू बड़ा है? एफ। एफ बड़ा है, क्योंकि हमने बोला हुआ कि ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है। ऑब्वियसली एफ बड़ा होगा, उसके बीच में रखा गया तो यू छोटा होगा। अब तुम्हें पता है कि यूजिंग लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन क्या कहता है अभी कोई बताएगा मुझे? माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f होता है। ये होता है आपके पास लेंस इक्वेशन। 2 मिनट। हेलो 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 यस सर। हेलो चल ध्यान दो। तो माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f, इसी नंबर 1। अब तुम्हें पता है कि सिंस यहाँ पे u क्या है, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ u है, और f क्या है, प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ f है। हाँ बोलो नुकुल। अभी आओगे? अभी मेरी क्लास चल रही है, आधे घंटे बाद आ जाना, ठीक है? हाँ मगर ज्यादा देर तक होगा नहीं मैं, आधे घंटे बाद आ जाना, ठीक है? ध्यान दो क्या है। तो यू इतना हो गया, और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, पता है ना इसकी, कन्वेक्स लेंस के लिए। तो आपको v निकालना है, क्योंकि v अगर नेगेटिव आ गया तो प्रूव हो गया। तो v की वैल्यू आपको चेक करनी है। चेक करने के बाद कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस का 1/, माइनस का u हो जाएगा, प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f। नाउ अब ये प्लस हो गया तो 1/v कितना आ गया, कोई बताएगा? बोलते जाओ बेटा, 1/v कितना आएगा? 1/f माइनस में 1/u आएगा। हाँ जी यही आएगा। नो, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या जाएगा, u, और ये यहाँ पे जाएगा माइनस का f, यही जाएगा ना। तो अब अगर मैं v निकालू तो v एक्चुअली कितना हो गया, कोई बताएगा? f u डिवाइड बाय, बोलिए। u माइनस एफ। गुड, बहुत बढ़िया। मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं, कोई बताएगा मैंने माइनस क्यों कॉमन निकाला? एफ माइनस यू सर पॉजिटिव है। हाँ तुम्हें पता है क्योंकि f माइनस में u, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पता है ना क्यों? क्योंकि हमने ऊपर बताया था कि f बड़ा है u से, है ना? तो therefore ये जो क्वांटिटी है, therefore द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी भाई? मोड में f इंटू में मोड में u डिवाइडेड बाय f माइनस में u इज ऑलवेज क्या आ गया, कोई बताएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि किसी का ये मॉडुलस तो पॉजिटिव होगा और ये भी f बड़ा है u से, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। तो देयरफॉर v क्या आ गया,
v क्या आ गया भाई, नेगेटिव हो गया, हेंस इमेज फॉर्म्ड कैसी होगी, कोई बताएगा? लार्ज। नहीं, एनलार्ज यहाँ से प्रूव नहीं होता, Virtual. वर्चुअल एंड एग्जैक्ट, यहां से ये दो चीजें प्रूव होती है बस, वर्चुअल एंड एग्जैक्ट। नाउ अब मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन हमें दिखाना ग्रेटर देन 1। नाउ अब मैग्निफिकेशन की बात अगर मैं करता हूँ, मैग्निफिकेशन के लिए क्या निकालेंगे हम, m निकालेंगे, और m का जो मॉडुलस होता है वो मोड ऑफ v डिवाइड बाई मोड ऑफ u होता है। मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा। ना यहाँ से कोई नहीं बताएगा ये क्या है, v एक से b बाई यू निकालो तो कितना आएगा, कोई बताएगा v बाई यू कितना आएगा, बोलिए, f डिवाइड बाई f माइनस में u, यही आएगा ना, बताइए मुझे। हाँ जी यही आएगा ना, बोलिए बेटा। Yes, sir. अब ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, कौन बताएगा, सोच के बताना है। Greater than 1. ग्रेटर देन 1, कैसे पता ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि नॉमिनेटर ऊपर देखो तो fm, अगर डिनोमिनेटर में f से छोटी क्वांटिटी है ना, तो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्वांटिटी मोर देन 1 आएगी। तो दीज इंप्लाइज m क्या हो गया, मोर देन 1 आ गया, हेंस प्रूव्ड। याद रह जाएगा, बताइए मुझे। तो देयरफॉर इमेज कैसी बन रही है, देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड इज enlarge also, इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। कोई डाउट है, बताइए मुझे। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? बोलो बेटा। No, sir. ठीक है, चलो अब आगे ध्यान दो। तो ये चैप्टर आपका लेंस वाला फुल्ली खत्म हो चुका है, मैंने प्रिज्म भी स्टार्ट करवा दिया था, तो अगला हम प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है पीछे, बताइए मुझे। अब आगे बढ़े हम। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी कल परसों में खाली क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, तो उसमें और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। पहले थ्री पार्ट जैसा खींचने की कोशिश कर रहा था मैं। आगे बढ़े, बताइए मुझे। बोलो बेटा, कोई तो Yes, रेस्पॉन्स दो। sir. ठीक, ना अगला टॉपिक है प्रिज्म। ध्यान दो, होता क्या है प्रिज्म, कोई मुझे बताएगा प्रिज्म होता क्या है? एक्चुअली अब प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ कितने फेसेस, किसने देखा है प्रिज्म को? यस सर, मैंने देखा सर। कितने फेज में बना होता है, कितने हाँ, फेसेस? 5 फेसेज होते हैं। 5 पेज या है सर। हाँ जी, मेरी तरफ देखो, मेरी वीडियो भी दिखाई दे रही है ना, मेरी वीडियो भी दिखाई दे रही है सभी को। यस सर। तो यस सर। 5 फेसेज होते हैं, देखो, एक ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन तो आपस में इंक्लाइंड हो गए, सामने एक ये वाला, पांचवा ये वाला, आगे पीछे के 5। ये मैंने फिगर यहाँ पे बना रखी है, ध्यान दो किस वे में, समझिए। इन सभी को मिला दो, आपको देखो तो कितने 5 फेसेस दिखाई दे रहे, जिसमें रेक्टेंगुलर फेस कितने हैं, कोई बताएगा कितने रेक्टेंगुलर फेस है? Oh. अच्छा, ये जो मैं आउटलाइन कर रहा हूँ ये कैसा है, रेक्टेंगुलर फेस नहीं है, बताइए मुझे, बताइए ना, है या नहीं है? Yes, sir. एक रेक्टेंगल फेस ही हो गया ना, दूसरा ये बताइए क्या ये भी रेक्टेंगल है? हाँ Yes, जी, sir. और तीसरा कौन सा, सबसे नीचे वाला, ये भी रेक्टेंगल है ना भाई, दिखा है? हाँ जी, कितने Yes, sir. तो कितने रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो गए यहाँ पे? 3. 3। तो 3 तो रेक्टेंगल हो गए, और सामने का जो है वो ट्राइंगल है, बैक का भी क्या है, ट्राइंगल है, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में पैरेलल, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, बोलिए बेटा, पैरेलल है। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है,
बोलो बेटा। Parallel. पैरेलल। तो अब याद रखना कि a prism consists of 5 faces in which 2 faces are triangle and parallel to each other. जो आमने सामने की 2 फेसेज है वो क्या है, एक तो ट्राइंगल है और दूसरे आपस में फेस पैरेलल भी है। एंड द 3 फेसेज, जो बाकी के 3 फेस बच गए वो क्या है, रेक्टेंगुलर टू ईच अदर, दे आर रेक्टेंगुलर एंड इंक्लाइन टू ईच अदर। तुम देखो तो एक दूसरे के ऊपर झुके हुए ना, जैसे ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस पे झुका हुआ है। हाँ भी 2 इंक्लाइंड है ना ये आपस में तीनों, बताइए मुझे भाई, ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस के ऊपर झुका हुआ है ना, तो ये इंक्लाइंड हो गए ना, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, याद रखना कि 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है वो तीनों एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है, और 2 पैरेलल सरफेसेज है वो ट्रायंगल है, एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा याद रखना, कभी भी रिफ्लेक्शन होगा ना प्रिज्म से, ध्यान देना, अगर मैं कभी भी रिफ्लेक्शन दिखाऊं तो एक सरफेस यहाँ पे गया, फिर बैंड हो गया, फिर यहाँ से बाहर निकल गया, तो आप देखोगे तो एक ये वाला सरफेस और दूसरा ये वाला सरफेस, सिर्फ 2 सरफेस का काम होता है। तो मैंने बताया इन रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म ओनली 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेज वर्क, और इन दो के बीच का जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड द एंगल बिटवीन दीज 2 रिफ्रैक्टिव सरफेसेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं उसे। 2 इंक्लाइंड सरफेस का हमेशा काम होता है, उन 2 इंक्लाइंड सरफेस को, वो जो 2 इंक्लाइंड सरफेस है उनके बीच का जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो कोई भी बताएगा आप में से क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म? बताइए क्या क्या पता चला अभी तक प्रिज्म के बारे में, कोई भी बोलो, जल्दी बोलो। फेस होते हैं सर इसके। 5 फेसेज होते हैं और यस सर। सर 3 रेक्टेंगुलर होते हैं, 2 ट्रायंगुलर होते हैं। बहुत बढ़िया, रेक्टेंगुलर इंक्लाइंड होते हैं, ट्रायंगुलर पैरेलल होते हैं। ठीक और है, सर जो 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस के बीच में एंगल होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। बहुत बढ़िया। हमें मेन तो यही इंफॉर्मेशन बतानी थी प्रिज्म के बारे में। उसके बाद प्रिज्म का ये रे डायग्राम होता है, टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो तीनों मैं क्लास में करवा चुका हूँ, तो तीनों खत्म भी होनी है अभी। समझो क्या है, ध्यान से देखना बेटा, ये चीज मेन है, ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और कॉम्पिटिशन वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जेई में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल। सपोज कि ये एक प्रिज्म है, अब क्या होगा, मान लो कोई भी रे क्यों जाके इस वे में स्ट्राइक हो गई, तो कोई नहीं बताएगा ये कितना एंगल से स्ट्राइक हुआ है। मान लो एंगल आई पे स्ट्राइक हुआ है, ये मुझसे डायग्राम जैसा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। ये इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, मान लो ये इंसिडेंट एंगल है आई, इसे जाना तो यूं चाहिए था, बट क्या होगा भाई, बोलिए, बैंड हो जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल इस वे में, और इस वाले सरफेस का नॉर्मल मान लो यहां से हमने ये खींच दिया, नाउ कहां पे बैंड होगा, कोई बताएगा मुझे कहां पे बैंड होगा? फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि जाना इसे क्यों चाहिए था, बट बैंड हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल इस वे में, इस वे में। मान लो ये रे है P से Q, Q से R और फिर R से S, ये गया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल है ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये इंसिडेंट कर रहा आई एंगल पे और रिफ्लेक्ट कर गया R1 एंगल पे। कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गया बताइए मुझे? R1। R1 कौन से फेस से? AB फेस से। और देन उसके बाद ये जो QR रे है वो फेस AC पे स्ट्राइक कर रही है, मान लो कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है? R2 पे। कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है? R2। R2 पे, और गेट रिफ्लेक्ट हो गई है, एमर्जेंट हो गई है एट एंगल E पे। ये कौन सी रे बताइए हमने, नाम क्या दिया इसका? एमर्जेंट रे, और ये है इंसिडेंट रे।
अच्छा एक चीज और याद रखो, अगर सरफेसेज पैरेलल होते हैं, अगर मान लो ये ग्लास स्लैब होता, ध्यान से सुनना, अगर सरफेसेज पैरेलल होते तो भी क्या ये इसी वे में होता? नहीं, यहाँ पे क्या होता, बैंड होता टुवर्ड द नॉर्मल एंड देन फिर से बैंड होता अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये देखो, तो हमने बताया था ये क्या हुआ था, लेटर शिफ्ट हुआ था ना यहाँ पे। लेटरल डिस्प्ले, हाँ जी, यस सर, लेटर शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, या लेटर डिस्प्लेसमेंट, एल से नोट किया था मैंने। तो अगर सरफेसेज पैरेलल है तो खाली शिफ्टिंग ऑफ पाथ होगा, मतलब जाना यूं चाहिए था बट बैंड होके यूं चली जाएगा, तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पार्ट होगा। मगर जब दो सरफेसेज इंक्लाइंड होंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो रे है, एक्चुअल ये वाली रे है ना, ये वाली रे किसी एंगल से डेविएट हो गई है, आप इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ रहा है? ध्यान दो, पैरेलल सरफेसेज में शिफ्टिंग हुआ था पाथ का, और इंक्लाइंड सरफेसेज में क्या हो गया, एंगुलर डेविएशन हो गया। क्या हो गया, बोलिए बेटा। एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ जी, यहाँ पे एंगुलर डेविएशन हो जाएगा। तो ध्यान दो, मैंने यही बोला हुआ है कि लेट अ रे PQ इंसिडेंट ऑन द फेस AB ऑफ द प्रिज्म एट एंगल I पे एंड गेट रिफ्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल एट एंगल R1 पे अलोंग QR। देखो तो QR क्या अलोंग जा रहा है, and the ray QR incident on the surface AC at angle R2 पे, AC surface पे R2 पे strike कर गया and get emerge out along RS at emergent angle E से, ठीक ना। the ray RS is appear to deviate, ये जो RS ray is appear to deviate from the incident ray, कितने एंगल से डेविएट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, बोलिए कितने एंगल से, डेल्टा। और ये डेल्टा एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एंगुलर डेविएशन। समझ में आ जाएगा, डेल्टा क्या है यहाँ पे, बोलिए ना, एंगल ऑफ एंगुलर डेविएशन। नाउ अब पहला यहाँ पे जब प्रूव होता है वो आता है ए प्लस में डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस में ई। क्या प्रूव करना है मुझे, कोई बताएगा, बोलिए क्या प्रूव करना है। ए प्लस में डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस में ई। वे ए क्या है, बोलिए ए क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ सर प्रिज्म, हाँ जी एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब इसका प्रूफ ध्यान दे कैसे होगा, आप इसे ना ऐसा को इससे मिलाओ एक तो, और इसे भी मिला दो आपस में, ये पॉइंट O नाम दे दो, इस पॉइंट को M नाम दे दो, या चलो M दे दो। अब तुम्हें पता है ये वाला एंगल डेल्टा हो गया ना, हाँ जी यही होगा एंगल डेल्टा, बताइए मुझे, बोलिए बेटा, यस ये वाला एंगल यस होगा ना सर, डेल्टा, ठीक है। और इसे नाम दे दो एंगल 1, इसे नाम दे दो एंगल 2। तो प्रूफ के लिए तुम्हें पता है द रे डायग्राम इज सोन इन फिगर, द रे डायग्राम इज सोन इन फिगर। इस फिगर में अगर मैं देखूं तो इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में डेल्टा है अभी, इन ट्राइंगल QMR में डेल्टा इज एक्सट्री एंगल है या नहीं है, बताइए मुझे। यस सर, तो कोई बताएगा डेल्टा किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, बहुत बढ़िया बेटा, देखते जाओ बताते जाओ मुझे। अब एंगल 1 को आई की फॉर्म में क्या लिखोगे आप, बोलिए। एंगल I माइनस एंगल R1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंगल 2 को क्या लिखोगे आप, एंगल E माइनस एंगल R, E माइनस में एंगल R2। तो अब देखो तो क्या बन गया, I प्लस में E माइनस में R1 प्लस में R2, यही बनेगा ना भाई, ये डेल्टा, हाँ जी यही बनेगा। सर एक बार ये Yes, sir. डेल्टा आई प्लस R1 ही सर, ये कैसे लिखा था सर आपने बेटा देख सेकंड? देख 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 ध्यान से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनना पूरा का पूरा, हाँ सर। तो यानी कि 1 प्लस में R1 I होगा ना, हाँ सर। तो 1 निकालो तो I माइनस में R1 हो गया, नहीं हुआ। हाँ सर। इसी तरह से E भी देखो तो 2 प्लस में R2 हो गया, तो 2 निकालो तो E माइनस में R2 बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए मुझे इस वाले एंगल को किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, बताओ बेटा।
इस वाले एंगल को एक एक एक, हाँ एक एक इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो एक एक इक्वल कैसे दिखाऊंगा मैं, ध्यान से देखना चाहिए। नाउ अब आप यूज करोगे इन ट्राइंगल, कौन से वाला भाई, क्यू ओ आर। अगर मैं क्यू ओ आर में देखूं तो एंगल R1 प्लस में एंगल R2 प्लस में एंगल O, तीनों का सम 180 होगा नहीं होगा? यस सर। ठीक है, अब इन क्वाड्रेटर यूज कर लो तुम, कौन सा, ए क्यू ओ आर में। इसमें क्या होगा, एंगल ए प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल ओ प्लस में एंगल आर इजिकल टू कितना होगा, 360 होगा नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, आप में से देख के बताइए मुझे एंगल क्यू कितना है? एंगल Angle I. 90 है ना भाई, क्योंकि ये जो क्यू है ये नॉर्मल है सरफेस पे, तो नॉर्मल सरफेस के बीच में एंगल 90 होता है। सिमिलरली एंगल आर कितना है, कोई बताएगा? एंगल आर कितना है? सर ये भी 90 है। हाँ, तुम्हें पता है कि एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, और ये दोनों किसके, 90 के इक्वल है। तो अब देखो तो एंगल ए प्लस में 90 प्लस में एंगल ओ प्लस में 90 इजिकल टू 360 है। तो आपके पास क्या आ गया, यहां से देखो तो एंगल ए प्लस में एंगल ओ इजिकल टू कितना हो गया, 180 आ गया, आया नहीं Yes, आएगा? sir. अच्छा, यहाँ इसमें देखो तो एंगल O प्लस में इन दोनों का सम 180 था, यहाँ पे एंगल O प्लस में एंगल A का सम 180 है। तो कंपेयर कर दो इसे 2 और 3 को, तो बस क्या आएगा, सर वो एंगल एक Equal to R. कंपेयरिंग 2 एंड 3 को, तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, एंगल A इक्वल टू एंगल R1 प्लस में एंगल R2 के। ये फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था जेई में आज के आते हैं, इसके बेस पे काफी न्यूमेरिकल आएगा। तो अब ये वैल्यू किस में पुट कर दो, पुट इन किस में भाई, 1 में। वन। तो 1 में मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू, बोलिए कितना आ गया, आई प्लस में ई माइनस में ए। तो आपके पास क्या प्रूव हो चुका है, डेल्टा प्लस में ए इक्वल टू आई माइनस में आई प्लस में ई। हाँ जी, प्रूव हो चुका है ना? यस सर। हैंस प्रूव्ड। ये मुझे करना था। कोई डाउट है किसी को, बताइए मुझे। नो सर। हो जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए। आगे बढ़े, बोलिए बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ये प्रूव करवा रखा है, तो ये याद करना। और इसकी एंड में कई बार ना ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है, तो कह सकते हो कि हैंस इन प्रिज्म सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू किसके भी, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंसिडेंट एंड, बोलिए, Emergent. एमर्जेंट एंगल। ये इस वर्डिंग में प्रूव करना आता है, उम्मीदें कर दोगे सभी। हो जाएगा ना भाई, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, Yes, sir. दूसरा ये प्रूव करना आता है, सेकंड प्रूफ ध्यान दो। सेकंड प्रूफ हमें बोला जाता है कि फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए आपको प्रूव करना है कि जो डेल्टा होगा वो a म्यू माइनस में 1 होगा। इसका प्रूफ ध्यान दो कैसे, तुम्हें पता है डायग्राम तो वही बनेगा, बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती। यहां से रेज जा रही थी कितने एंगल पे, आई एंगल पे, फिर ये यूं रिफ्रैक्ट हो गई कितने एंगल पे, R1 पे, फिर यहां से स्प्लिट करती थी R2 पे, और फिर यूं फाइनली एमर्ज हो गई E पे, है ना? इसे नाम दिया था ABC। नाउ अब यूज करोगे तुम यूजिंग स्नेल्स लॉ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। यूजिंग स्नेल्स लॉ कौन से सरफेस के लिए, फॉर सरफेस, बोलिए भी,
ए बी के लिए, ए बी सरफेस के लिए अगर मैं स्लेश लाई यूज करूं तो मेरे पास क्या आएगा, कोई बताएगा? साइन आई बाई साइन, बोलिए, R1, R1 साइन आई बाई साइन R1 किस में गया है भाई? ग्लास में गया है, प्रिज्म में गया, यानी कि कहां से? ए से। प्रिज्म का हो गया म्यू, ए का हो गया 1। और तुम्हें पता है कि सिंस एंगल क्या है? स्मॉल। स्मॉल है, तो देयरफॉर जो साइन आई होगा वो अप्रोक्सीमेट क्या होगा? आई होगा। और साइन R1 अप्रोक्सीमेट क्या होगा? बोलिए, R1 होगा, है ना? ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो तो देयरफॉर मेरे पास क्या बनेगा? आई डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू म्यू बाई 1 हो गया। तो यहां से आई निकालो तो कितना आ गया, कोई बताएगा? म्यू R1 आएगा, नंबर दे दूं मैं इसे 1। कोई डाउट है, बताइए मुझे। नो सर। सिमिलरली 2 मिनट, दिव्य, अमित, आर्यन, हर्ष, तुम्हारी आवाज कम सुनाई दे रही है मुझे। नितेश, क्या समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर। आ रहा है सर। ठीक, Yes, sir. बोलते जाएगा क्योंकि मुझे सभी का इंटरेक्शन चाहिए। चलो, नाउ सिमिलरली अब कौन से फेस के लिए? सिमिलरली फॉर फेस एसी की बात करता हूं मैं। अब एसी के लिए अगर मैं देखूं तो साइन, यहाँ पे इंसिडेंट कौन सा एंगल बन गया भाई, बोलिए ना? साइन R2 R2 डिवाइड बाई साइन ई। किस में गया है भाई? ये ए में गया है, कहां से? ग्लास से, है ना? तो ए का हो गया 1 डिवाइड बाई म्यू। अब तुम्हें पता है कि सिंस एंगल यहाँ पे भी स्मॉल है तो देयरफॉर ये जो साइन R2 होगा वो अप्रोक्सीमेट R2 हो गया, और जो साइन ई है वो अप्रोक्सीमेट ई हो गया। तो देयरफॉर मेरे पास क्या बन गया? R2 डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 बाय म्यू। तो ई की वैल्यू देखो तो कितना आ गया? म्यू R2 हो गया, नंबर दे 2। नाउ ये प्रूव करने के लिए अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? तुम्हें पता है ऑल्सो, आपने अभी प्रूव किया था ए प्लस में डेल्टा इज इक्वल टू किसके भाई? आई प्लस में ई के। अब आई क्या है? म्यू R1, आई ई क्या है? म्यू R2। नाउ मैं म्यू कॉमन निकालू तो R1 प्लस में R2 आ गया। किसी को याद है R1 प्लस में R2 क्या बताया था मैंने? एंगल A एंगल ए। 2 मिनट, क्या बताया था मैंने? यहाँ पे एंगल ए के इक्वल बताया था, है ना? तो ये कितना आ गया? देयरफॉर डेल्टा प्लस में ए इक्वल टू म्यू ए आ गया। मुझे तो डेल्टा निकालना है, क्या प्रूव हो चुका है बताइए मुझे? ए कॉमन निकालो तो म्यू माइनस में 1 आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। कोई डाउट है? नो सर। गुड, तो हो जाएगा ना इस टाइप के क्वेश्चंस? यस सर। ठीक, नाउ एक लास्ट डेरिवेशन बची है, इसकी 3 एप्लीकेशन आती हैं। ये दूसरा था, तो ये मैंने प्रूव करवा दिया है स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए। नाउ अब आगे आते हैं, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। सर ये लास्ट है, इसके बाद भी कोई डेरिवेशन होगी? नहीं, इसके बाद नहीं है कोई भी, लास्ट है। यहाँ तक मैं मंडे को, यानी कि लास्ट फ्राइडे की क्लास में करवा चुका था। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिज्म फॉर्मूला। ज्यादातर यही आता है इन तीनों में से, प्रिज्म फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। क्या है प्रिज्म फॉर्मूला? प्रिज्म फॉर्मूला एक्चुअली बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज नथिंग बट साइन आई प्लस में डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन, आई नहीं होता यहाँ पे a होता है, a प्लस में डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाय साइन a बाई 2 होता है। वेयर a क्या था, कोई बताएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म था, और डेल्टा m यहाँ पे एक नई टर्म है। खाली डेल्टा जो था वो एंगल ऑफ डेविएशन था, और डेल्टा m क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या है डेल्टा m? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, समझो।
दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। प्रैक्टिकल क्या है स्कूल में इसका किसी ने? सर अभी तक नहीं, थोड़े बहुत दिनों में कराएंगे बोल रहे थे। चलो, इसका प्रैक्टिकल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पेपर पे प्रिज्म रखते हैं और प्रिज्म की यूं आउटलाइन बना देते हैं, फिर उस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस आउटलाइन पे नॉर्मल कैसे, डी को 90 एंगल पे रख के, फिर गिवन इंसिडेंट एंगल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आलपिन लगा देंगे, 1 2। फिर यहाँ से उस आलपिन को देखेंगे और मैं देखूंगा कि वो आलपिन मुझे यहाँ कहीं दिखाई देगी, तो उसकी सीध में 2 और आलपिन में यहाँ पे लगा दूंगा। इस तरह का सर ये, ये एक्सपेरिमेंट 10th में करवाया था हमने। हाँ Yes, ये sir. 12th में भी एज इट इज है। तो यहाँ पे 2 आलपिन लगा देंगे और वो हमें दिखाई देगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सीधी रे को आगे तक खींचेंगे एंड देन इसे मिलाएंगे और ये एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास आ जाएगा। तो हम ग्राफ बनाते हैं आई वर्सेस डेल्टा का। पहले आई 25 डिग्री के लिए, देन उसके बाद 30 डिग्री के लिए, फिर उसके बाद हम 35, फिर 40, फिर 45 एंड सो ऑन। इनके लिए करस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू बनाते जाएंगे और मेजर करेंगे। देन उसके बाद मैं आई वर्सेस डेल्टा का ग्राफ बनाऊंगा, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बनाऊंगा। तो मुझे ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ग्राफ भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्लॉट करना आया हुआ है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी से मुझे ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जब ये ग्राफ ऐसा दिखाई देगा तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि किसी एक गिवन डेल्टा के लिए अपने पास 2 इंसिडेंट एंगल आ रहे, I1 और I2। मुझे वो डेल्टा निकालना है जो इस ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू होगी। सबसे छोटी वैल्यू यानी कि डेल्टा एम ग्राफिकली निकालते हैं हम, और इस डेल्टा एम पे सिर्फ एक ही वैल्यू होगी आई की। बाकी सभी पे देखो तो आप 2 वैल्यू आई की, एक इस साइड में एक इस साइड में, मगर डेल्टा एम पे एक ही वैल्यू। तो ग्राफ से ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। एक्सपेरिमेंट यही है कि हमें डेल्टा एम ग्राफ प्लॉट करना है और डेल्टा एम निकालना है। एंगल ए हमें पता होता है, प्रकाश हम डी से हम मेजर कर लेते हैं, डेल्टा एम ग्राफ से निकालते हैं। फिर ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। दिस इज द एम ऑफ द प्रैक्टिकल। तो अब ध्यान दो, इसे प्रूव करते समय हमें क्या फॉलो करना है, हमें इसी बात को फॉलो करना है कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडी जब मैं प्लॉट करूंगा डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ, देन we observed that for a given delta there exists 2 value of incident angle, and we have to calculate the angle of deviation for which there is only one incident angle, and that angle of deviation is what, उसी को क्या बोलेंगे, बोलेगा कोई एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान दो, यही चीज लिखवाऊंगा मैं यहाँ पे। तो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडी the value of angle of deviation depend on the incident angle। हम क्या देखेंगे, value of deviation depend करेगा incident angle पे। if we plot the variation of angle of deviation at different angle of incident, then we have the graph as shown in the figure। from graph it is observed that for a single delta, तुम देखो तो किसी एक डेल्टा के लिए, ये सिंगल डेल्टा के लिए there exist 2 value of incident angle, there exist 2 value of incident angle, ठीक ना, और एक्सेप्टेंस एंगल। नाउ मगर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल ऐसा होगा जब एमर्जेंट के इक्वल हो जाएगा, तो उस समय जो डेल्टा हमें मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमम एंगल होगा, ठीक है। एंड फ्रॉम द ग्राफ उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो अब ध्यान दो, एक 2 चीजें यहाँ पे याद रखना, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कि एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे, एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे याद रखना, ये जो अंदर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये बेस के पैरेलल जाएगी। क्या बताया मैंने, एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम पे, द रे इनसाइड द प्रिज्म
द रे इनसाइड द प्रिज्म गोज कैसे जाएगी भाई, गोज पैरेलल टू किसके भी, पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। मैंने क्या बताया कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे जो इनसाइड द रे होगी प्रिज्म के, वो पैरेलल जाएगी किसके भी, बताइए ना किसके पैरेलल जाएगी, बेस ऑफ प्रिज्म। बेस ऑफ प्रिज्म के। ये बात याद करनी है क्योंकि हमें वहां पे ये क्लू दिए होते हैं, वहां पे डायरेक्ट नहीं बोला जाता कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। नाउ ऑल्सो पता होना चाहिए कि एट डेल्टा एम पे द रे डायग्राम जो होगा, द रे डायग्राम इज सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा इनटू टू में, डिवाइड्स इनटू टू में। मतलब क्या है सिमेट्रिकली डिवाइड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली रे, अंदर वाली रे बेस के पैरेलल जाएगी और यूं निकल जाएगी। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, ये जितना इंसिडेंट एंगल होगा आई, उतना ही यहाँ पे एमर्जेंट होगा ई। जितना ये वाला एंगल होगा R1, उतना ही एंगल R2 होगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज, मैंने क्या बताया यहाँ पे एंगल I इक्वल टू किसके इक्वल होगा, E के, एंड एंगल R1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बोलिए, एंगल R2 के। ये पूरा सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। ये चीज याद करनी ना, देन उसके बाद आसान है। तो देयरफॉर अब तुम्हें पता है कि यूज करेंगे हम क्या, यूजिंग A प्लस में डेल्टा इक्वल टू कितना था, I प्लस में E था ना, और पता है एक डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M पे I किसके इक्वल हो गया, E के। तो देयरफॉर मेरे पास ये क्या बनेगा, A प्लस में डेल्टा की जगह डेल्टा M लिख दूं तो I प्लस में I आ जाएगा, यानी कि 2I इक्वल टू इतना। तो I निकालू तो कितना आ गया, कोई बताएगा क्या, यही आएगा, बोलिए। यस। एंड ऑल्सो तुम्हें पता है कि सिंस A इक्वल टू कितना है, R1 प्लस में R2, और ये दोनों R इक्वल है मान लो R के, तो ये इसे लिख दूं 2R। तो यहां से R कितना आ गया, कोई बताएगा, A/2 आएगा ना। यस। तो देयरफॉर अब यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूं तो मुझे पता है कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू किस में गया, प्रिज्म में, कहां से, A से। म्यू ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का मान लो ग्लास है, डिवाइड बाई म्यू कहां से, A से। तो ये म्यू डिवाइड बाई 1 आ गया। और दिस इंप्लाइज, या यहाँ पे दोबारा से देख लो, 2 मिनट। अब आप क्या दिखाई दे रहा है, साइन I की जगह क्या लिखोगे, बोलिए, ये लिखो ना, डेल्टा M हाँ जी। और साइन R की जगह क्या लिखूंगा, A/2। इक्वल टू कितना है, म्यू। तो हो गया प्रूव, हमें यही प्रूव करना था, म्यू इक्वल टू साइन A प्लस में डेल्टा M/2 डिवाइड बाय साइन A/2। कोई डाउट है, बताइए मुझे। नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, यहां तक के ना सभी नोट्स कंप्लीट करके मुझे कब तक व्हाट्सएप कर दोगे, वेंसडे। सर शाम को कर देंगे सर 6 बजे तक। हाँ शाम तक, वेडनेसडे। पुनीत इतना समय लेगा बेटा, ठीक है सर, शाम तक कर। क्लास में पता ना ये हाथों हाथ यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। यस। हाँ तो तुम आज शाम तक इसे भेज दो, डिब्बे भेज देगा ना बेटा। आर्यन बोलो, अमित बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, इसे आज भेज देना मेरे पास। तो मैं क्लास एंड कर दूं, यहीं तक हुआ था उस क्लास में। सर ये नोट्स भेज देना सर, इस क्लास के मतलब PDF भेज देना सर। हाँ आधे घंटे में भेज दूं, आधे घंटे में पहुंचेगा तो पहुंच गया, नहीं तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सेंटर पे हूँ तभी भेज पाऊंगा बस। ठीक है सर। ठीक। सर स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए सर वैसे तो फिर। तो वो तो यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वहां से भी ले लोगे, उसमें क्या दिक्कत है नहीं। हाँ ठीक है सर, हाँ बिल्कुल सर। सर हो सके तो अभी कर देना। बेटा मैं आधे घंटे तक, ये पता अपलोडिंग होने में टाइम लगेगा,
तो आधे घंटे में ही कर पाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो आधे घंटे के बीच में ही हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि अपलोड करने में टाइम लगता है। ठीक है सर।